हेलो, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के 2 एपिसोड हम आपको दे चुके हैं। ये क्लास 6, 7, 8 के क्लास के लिए पहला लेसन है पर्यावरण को जाने, और आज के एपिसोड के बाद ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। क्या होता है पारिस्थितिकी? पारिस्थितिकी का अंग्रेजी में नाम है इकोलॉजी, और इकोलॉजी शब्द का अर्थ है परिवेश का अध्ययन, यानी कि कौन सा जीव किस प्रकार के घर में रहता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है, और जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर करता है। ये आप देख रहे हैं चित्र में। आप देख रहे हैं पारिस्थितिकी एक दिखाया गया है। जलीय जंतु, पेड़ पौधे और स्थलीय जीव जंतु कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इनका अध्ययन इन परिस्थितियों का अध्ययन ही कहलाता है पारिस्थितिकी। इसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है हर जगह एक सा नहीं। कहीं विशाल पर्वत हैं तो कहीं दूर तक फैला रेगिस्तान, कहीं घने जंगल हैं तो कहीं विशाल समुद्र। भौतिक स्वरूप की भिन्नता के कारण यहाँ की जलवायु भी भिन्न है। जलवायु की इस विविधता के कारण वनस्पतियों और जीव जंतुओं में भी कुछ न कुछ भिन्नता होती है। प्रकृति में सबका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं। जैसे जल में रहने वाले प्राणियों का तंत्र अर्थात जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसी प्रकार मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, पठारी पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो वो 2 घटकों से मिलकर बनता है, जैसे कि सजीव घटक और निर्जीव घटक। सजीव घटक में कौन कौन से लोग आते हैं? हरे पेड़ पौधे और उत्पादक, उपभोक्ता। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक। निर्जीव में वायु, जल, मिट्टी, जमीन, पर्वत, पठार, ये सब निर्जीव घटक में आते हैं। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल होते हैं। तो इस प्रकार से अभी आपने समझा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम और इकोलॉजी। चलिए अब चलते हैं आहार श्रृंखला पे। ये देखिए, देख रहे हैं आहार श्रृंखला क्या होता है। इसमें एक सिरे पर उत्पादक होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, और ये इनको जो डायरेक्टली खाते हैं जो जंतु, जैसे खरगोश, हिरन और बकरी, गाय, ये सब क्या है? प्रथम उपभोक्ता। ये प्रथम उपभोक्ता उत्पादक को खाते हैं। इसके बाद आता है हमारा द्वितीय उपभोक्ता। खरगोश को कौन खाता है? चीता, बाघ, ये खरगोश को खाता है। तो ये द्वितीय उपभोक्ता हुआ। ये सबसे पहले उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, फिर खरगोश, फिर बाघ। इसके बाद बाघ को कौन खाता है? गिद्ध। कब? जब वो मर जाता है तब उसको गिद्ध उसका मांस नोच के खा जाते हैं, और ये पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। अब जब गिद्ध मरता है तो इसको क्या करते हैं? जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनको ये अपघटक, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, ये क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में नहीं, कणों में विभाजित कर देते हैं, इतने महीन कणों में कि वो
मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस ये इन्हें हरे पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से हरे पौधे, फिर प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर अपघटक, और फिर से वो हरे पौधों में अवशोषित हो जाता है। और ये इस तरह से एक चेन बनती रहती है, यानी भोजन की एक चेन बनती रहती है। इसे ही आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। तो आपने जाना कि फूड चेन क्या होती है। अब आगे चलते हैं। फूड वेब यानी कि आहार जाल। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध जो हैं एक रेखा में ना होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है, कभी कभी मनुष्य शाकाहारी है, कहीं कहीं पर मनुष्य मांसाहारी है। तो ये एक ही समय में विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं में उपस्थित रहता है। कौन? मनुष्य। तो इससे अनेक आहार श्रृंखलाएं जाल की तरह उलझ जाती हैं। यही आहार जाल कहलाता है। तो अभी आपने समझा आहार जाल यानी कि फूड वेब। अब हम बात करेंगे, अभी समझा आपने आहार जाल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ऊर्जा का प्रवाह। सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोई भी काम करने के लिए। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। सबको सूर्य से ऊर्जा मिलती है। हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा से खाद्य पदार्थ के रूप में बदल देते हैं। खाद्य के रूप में जीवों का भोजन बनकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। इसी प्रकार सभी जीव वनस्पति एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र की रचना सजीव और निर्जीव घटक से बनी हुई है। सभी घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी का आपस में गहरा संबंध होता है। अगर किसी घटक की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उससे सभी घटक प्रभावित होते हैं। तो अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन हम कैसे करें और हमारे क्या दायित्व हैं कि हम इकोसिस्टम के संतुलन को बिगाड़ें नहीं और उससे लाभ लेते हैं। आज हम प्रकृति के संतुलन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रिया को बदलने की कोशिश चल रही है। ज़रा सोचिए इसके क्या परिणाम होंगे। क्या हर जगह मरुस्थल, पर्वत, पठार या सागर संभव है? नहीं। क्या प्रत्येक मौसम में हर प्रकार की सब्जी, दाल, अनाज पैदा कर सकते हैं? क्या ये प्रकृति के अनुकूल है? नहीं, ये तो प्रतिकूल है। और कैसा लगेगा यदि पूरे वर्ष में एक जैसा ही मौसम रहेगा, जैसे कि जाड़ा, गर्मी, या सिर्फ बारिश, या सिर्फ जाड़ा, या सिर्फ गर्मी। हम भी पारिस्थितिकी तंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारा जो अच्छा भविष्य इसी पर निर्भर है कि प्रकृति के शेष घटक जैसे कि जल, वायु, ऊर्जा, पौधे, पशु, पक्षी, जीव जंतु क्या रहें? सुरक्षित रहें और संतुलित रहें। इनके अत्यधिक मात्रा में उपयोग से ये बहुमूल्य स्रोत निरंतर कम या नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है।
और हमारा जीवन भी। तो हम अपने बुद्धि बल से सभी घटकों को सुरक्षित बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते रहें। तो कैसे हम अपने इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रख सकते हैं, हमें क्या कार्य करने चाहिए? तो जैसे कि हमें अपने घर के आसपास, विद्यालय के पास, रोड पर किनारे अत्यधिक वृक्ष लगाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से पेड़ों को काट रहा हो तो उसकी शिकायत करें, हम वन अधिकारी से शिकायत करें। जल के स्रोतों जैसे तालाब, नदी, झील, समुद्र आदि को प्रदूषित ना करें। अपने गांव मोहल्ले में जागरूकता फैलाएं कि कोई भी नदी तालाब में प्रदूषण ना फैलाए। पानी का प्रयोग कम करें, व्यर्थ में ना बहाएं। वन्य प्राणियों का संरक्षण हम सबका दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति वन्य प्राणियों का शिकार कर रहा हो तो तुरंत अपने माता पिता, ग्राम प्रधान को सूचना दें। लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि अन्य प्राणियों का शिकार करना, वन्य प्राणियों का शिकार करना कानूनन अपराध है। वायु, जल और भूमि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों को प्रदूषित ना होने दें। अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उसे सचेत करें। खेती में हम विषैले कीटनाशकों, रसायनों का प्रयोग करने वालों को समझाएं। उन्हें बताएं कि गोबर की खाद बहुत अच्छी खाद है, उसमें पैदावार बढ़ती है और भूमि भी सुरक्षित रहती है। फसल चक्र अपनाने की भी सलाह दें। तालाबों में पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे मछली, मेढक, केकड़ा, कछुआ आदि का अत्यधिक मात्रा में कोई शिकार ना करे, इसके लिए हम जागरूकता फैला सकते हैं। तो हमने देखा आज हमने जाना पर्यावरण के बारे में, इसको संतुलित कैसे रखें, कैसे इसे बचाएं, उसके घटक कौन कौन से हैं, खाद्य जाल क्या है, आहार श्रृंखला क्या है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए लेसन के साथ। गुड बाय।